दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो सारा आपको अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। और डाई कास्टिंग में मैंने सारी की सारी नॉलेज, जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज गेन की है, वही नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई आपको किताबी ज्ञान नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी जिनमें किताबी ज्ञान बताया जाता है। जैसे कि किसी एक डिफेक्ट को पकड़ लिया और उसके ऊपर आपको जो है 3-4 चीजें बता दी जाती हैं कि एक ब्लो होल आ रहा है, इसके लिए आपने डीगैसिंग कर दी और आपका डिफेक्ट दूर हो गया। परंतु मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके उसका जो भी मैंने अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन किए हैं, प्रैक्टिकली मैंने जो भी काम किया है शॉप के अंदर, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, वो सारा अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं। कुछ भाइयों की ये शिकायत थी कि आपकी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं उसमें से कोई स्टेप स्किप कर दूंगा तो फिर आपकी समझ में पूरी बात नहीं आएगी कि आप कैसे कॉज आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कैसे एक्शन लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लिटिल बिट मेरी वीडियो लंबी हो सकती है। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों के सहयोग की वजह से दोस्तों, अभी आपके और हमारे डीजे स्कैनर चैनल को एक यूनिक यूआरएल यूट्यूब की तरफ से मिल चुका है। उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो, और मैं भी आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों, आज की प्रोसेस हमारी होने वाली है डाई कास्टिंग की प्रोसेस, मेटल होल्ड फॉर कास्टिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। इस वीडियो सीरीज में मैं डाई कास्टिंग की इनकमिंग इंस्पेक्शन से लेके फाइनल डिस्पैच एंड देन कस्टमर केयर तक की सारी प्रोसेस 1 बाय 1 कवर करूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मेटल होल्डिंग फर्नेस के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली किसी भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह की फर्नेसें यूज की जाती हैं। फर्स्ट फर्नेस होती है जिसमें केवल मेटल को होल्ड किया जाता है, यानी उसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज फर्नेस की जरूरत होती है, जहां पे हम रॉ मेटल को मेल्ट करते हैं और मोल्टन मेटल को वहां से निकालकर होल्डिंग फर्नेस जो मशीन के साथ लगी हुई होती है उसमें डालकर उससे फिर हम कास्टिंग करते हैं। और जो दूसरे टाइप की फर्नेस होती है जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग कम होल्डिंग फर्नेस, यानी कि जो मशीन के साथ लगी हुई फर्नेस होती है थोड़ी बड़े साइज की होती है, जिसमें कि एक हमारा मेल्टिंग जोन होता है जिसमें रॉ मेटेरियल इंगोट्स को हम मेल्ट करते हैं, और दूसरा जोन होल्डिंग जोन होता है। तो दोनों फर्नेसों में अंतर यही है कि एक जो केवल मेटल होल्डिंग का काम करती है उसके लिए हमें सेंट्रलाइज फर्नेस की जरूरत पड़ती है, और दूसरी जो फर्नेस हम यूज करते हैं जैसे हम बोलते हैं मेल्टिंग कम होल्डिंग फर्नेस, वो मशीन के साथ ही लगती है, तो उसके लिए हमें स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, केवल जो मोल्टन मेटल को हम होल्ड करते हैं मशीन के साथ, हम उसी फर्नेस की बात करेंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए जो मेल्टिंग कम होल्डिंग फर्नेस है उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। तो इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आगे आने वाले जो हम वीडियो में हम जो भी टर्म्स कंडीशन इस्तेमाल करेंगे वो जो मेरे नए भाई हैं उनको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, और जो ऑलरेडी डाई कास्टिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जो मेरे नए यूज़र हैं या जिन्होंने अभी नई नई डाई कास्टिंग ज्वाइन की है उनके लिए थोड़ा ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये है कंप्लीट होल्डिंग फर्नेस। अब इसके अंदर हमारी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इनसाइड में देखेंगे तो इसमें जो दिया हुआ है, जो फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं, फायर ब्रिक्स के बीच में जो हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, जिससे कि हम जो भी मोल्टन मेटल हम फर्नेस के अंदर होल्ड करते हैं कास्टिंग के लिए, इन हीटिंग एलिमेंट के थ्रू उसको हीट किया जाता है और उसका एक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। इसके बाद इसके चारों तरफ हम स्पेशल एक वूल लगा के फिर हम इसमें एक सिलिकॉन पॉट होता है, पहले सीआई पॉट यूज करते थे, फिर इसको डाला जाता है, और इसी सिलिकॉन पॉट के अंदर एक थर्मोकपल हम डाल देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट मोल्टन मेटल का टेम्परेचर हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता रहता है। यानी जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है या टेम्परेचर कंट्रोल होता है वहाँ हमारा ये डिस्प्ले होता रहता है। इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम भी रहता है इसमें, जैसे सिलिकॉन पॉट इसके अंदर हम रखते हैं, उसी पॉट के साथ साइड से एक थर्मोकपल लगाते हैं जो पॉट के साथ कुछ डिस्टेंस पे मेंटेन करते हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, इसकी लाइफ तो अधिक होती है थर्मोकपल जो पॉट के साथ नीचे लगाते हैं, कि जब इस थर्मोकपल से हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो डायरेक्ट मेटल का टेम्परेचर ना होके वो एक्चुअल में हमारा जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहता है सिलिकॉन पॉट का, उसका टेम्परेचर लिया जाता है। तो
जब इस तरह का हम जो सिलिकॉन पॉट के बाहर हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको थर्मोकपल को लगाते हैं, तो वो एक्चुअल में जो मेटल का टेम्परेचर रहता है और हमारा जो टेम्परेचर मॉनिटर जो दिखाता है हमारा टेम्परेचर, उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। उसमें लगभग 20, 30 या 40 डिग्री का भी वेरिएशन होता है। ये डिपेंड करेगा हमारा थर्मोकपल की हमने किस लेंथ का यूज़ किया है और वो कितना पॉट के नज़दीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एलिमेंट हमारा जल गया है, स्पेशली ऊपर की जोन का थर्मोकपल नीचे लगा हुआ है, तब भी एक्चुअल में जो मेटल का टेम्परेचर होगा वो कम होगा, लेकिन हमारा जो थर्मोकपल है क्योंकि वो नीचे से टेम्परेचर ले रहा है, तो वो हमारा वही टेम्परेचर सेम दिखाता रहेगा। तो इसमें रिकमेंडेशन यही है कि आप जो डायरेक्ट मोल्टन मेटल के अंदर डिप रहता है थर्मोकपल, इसी टाइप का यूज़ किया जाए, जिससे कि हमें और अच्छे रिजल्ट मिले अपने डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, ये था एक होल्डिंग फर्नेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज, जिससे कि आपको आगे अभी वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आसानी से समझ में आएगा। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम वीडियो में, और उसमें देखते हैं कि होल्डिंग फर्नेस के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे या उसको कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, किसी भी डाई कास्टिंग के अंदर टेम्परेचर का एक बहुत ही अहम रोल रहता है, चाहे वो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर हो या किसी भी डाई का टेम्परेचर हो। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आज आपके साथ, हम बात कर रहे हैं मेटल होल्ड फॉर कास्टिंग, यानी कि होल्डिंग फर्नेस के ऊपर हमें क्या क्या सावधानियां प्रिकॉशन हमें लेने हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कि जो मेटल टेम्परेचर है होल्डिंग फर्नेस के अंदर वो विद इन स्पेक्स रहना चाहिए, जिसका स्पेक्स हमने डिफाइन कर रखा है 650 डिग्री से 680 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसी भी डाई कास्टिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेस्ट रेंज होती है कास्टिंग करने के लिए। अगर आपके शॉप के अंदर कंपोनेंट कुछ डिफरेंट टाइप के हैं तो आप इस रेंज को अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट एब्नॉर्मल कंडीशन होती है वो होती है मेटल टेम्परेचर लेस देन स्पेक्स, यानी कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड से ये टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी वजह से हमारा कंपोनेंट डिफेक्टिव बनेंगे। या दूसरी कंडीशन होती है कि मोर देन स्पेक्स, यानी कि जो स्पेक्स है हमारा हाई वाला 680 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हमारी अगर मोटर मेटल का टेम्परेचर चला जाता है तो उस केस में भी हमारा रिजेक्शन बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। अब लेस किस कंडीशन में मेटल टेम्परेचर रह सकता है, तो उसके लिए हमने जो पॉसिबल कॉज आइडेंटिफाइड किए हैं वो हैं, जैसे कि मेटल का टैपिंग टेम्परेचर लेस होना सेंट्रलाइज फर्नेस से। वहाँ पे अगर हमने जैसे डिफाइन किया हुआ है 720 डिग्री सेंटीग्रेड या ±10 के अंदर रहना चाहिए हमारा मोल्टन मेटल का टेम्परेचर टैपिंग के टाइम पे, अगर वो हमारा टेम्परेचर कम रहता है टैपिंग के टाइम पे, तो नेचुरली अगर हम लेस टेम्परेचर के साथ मेटल को हम होल्डिंग फर्नेस में डालेंगे तो होल्डिंग फर्नेस का ओवरऑल टेम्परेचर मेटल का ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कास्टिंग के अंदर नॉन फेल बनेगी या फिर कोल सट आएगा। अगर आपकी मशीन में पोका यूके लगा हुआ है कि अगर होल्डिंग फर्नेस के अंदर मेटल टेम्परेचर कम होता है और वो शॉर्ट नहीं लगाती मशीन, तो उस केस में मशीन वेट करेगी आपका जब तक कि टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने में हो सकता है कि आपकी मशीन को वेट करना पड़े 10 से 15 मिनट के लिए। इन बिटवीन क्या होगा, डाई टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। डाई टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, जब मशीन शॉर्ट लगाएगी तो उसमें वार्म अप शॉर्ट जनरेट होंगे। अगर आप पीछे से सेंट्रलाइज फर्नेस से ये रिपीटेड इशू आपका आता है कि लेस मेटल टेम्परेचर के साथ जो है आप मेटल उसमें डालते हो होल्डिंग फर्नेस में, तो फिर मशीन आपकी बार बार रुकती है, बार बार रुकती है, यानी कि वार्म अप शॉट काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे शॉप के अंदर और काफ़ी हाई रिजेक्शन बनेगा। अब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए आपने जहाँ से भी आप सेंट्रलाइज फर्नेस में मेटल टैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसके अंदर एवरी जो लेडल है जिसमें टैपिंग टेम्परेचर है वो आपने नोट करके रखना है। और रिकमेंडेशन यही है कि वो अगर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है तो इससे बेस्ट सिस्टम और कोई हो नहीं सकता है। नेक्स्ट आता है जो आपकी ट्रांसफर लेडल है वो अनकवर्ड आपने यूज़ कर रखी है, यानी कि अगर आप साफ फर्नेस से या सेंट्रलाइज फर्नेस से जो भी मेटल पोर करके लेडल के थ्रू ट्रांसफर लेडल के थ्रू आप होल्डिंग फर्नेस के लिए ला रहे हो, अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसमें सबसे जो मेजर इशू है, एक तो सेफ्टी इशू आएगा उसमें कि अगर मेटल स्प्लैश हो गया तो शॉप के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा क्या रहेगा, आपका मेटल टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से डाउन होता है, जैसे कि अगर विंटर सीजन है आपका दिसंबर या जनवरी के महीने में, आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो लगभग 5 या 10 डिग्री के आसपास मेंटेन रहता है डाई कास्टिंग में। तो जब हम 720 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम अगर मेटल वहाँ से टैप करेंगे साफ फर्नेस से और उसको लेके जाएंगे होल्डिंग फर्नेस के थ्रू, कवर्ड नहीं रखेंगे उसको मेटल को,
तो क्या होगा, वो टेम्परेचर 20, 30 या 40 डिग्री तक कई बार डाउन हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी होल्डिंग फर्नेस की डिस्टेंस जो सेंट्रलाइज फर्नेस है कितनी दूर है। अगर आपकी 15 या 20 फीट की दूरी आपकी शॉप बड़ी है तो उस केस में ये मेटल टेम्परेचर आपका 35 या 40 डिग्री तक भी डाउन हो सकता है। अगेन अगर लेस मेटल का टेम्परेचर रहेगा और वो पोर हो जाएगा तो उससे जो फॉल्ट आएगा मशीन आपकी वेट करेगी, या अगर मशीन के अंदर पोका नहीं है, शॉर्ट लगातार लगा रही है, तो आपकी कास्टिंग में रिजेक्शन बनेगा, कोल्ड सेट की प्रॉब्लम आएगी, नॉन फिल की प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपने जो कंट्रोल कैसे करना है, जो अनकवर्ड जो मेटल है आपकी उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस भी करना है, जिससे कि आपकी उसके जो भी कवर वगैरह हैं वो डैमेज हो गए हैं तो उसको टाइमली रिप्लेस करें। और नेक्स्ट आता है हमारा वेदर कंडीशन नॉट कंसिडर फॉर विंटर एंड समर। जैसा कि मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया कि हमारी समर में टेम्परेचर शॉप का लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और विंटर में दिसंबर या जनवरी में लगभग 5 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इन कंडीशन को भी हमें अपनी जितनी भी होल्डिंग फर्नेस की डिस्टेंस है सेंट्रलाइज फर्नेस से उनके साथ हमें सिंक्रोनाइज करके रखना चाहिए कि अगर मैं मेटल टेम्परेचर 720 पे करता हूँ तो दिसंबर महीने के अंदर मेरा एक्चुअल में मेटल टेम्परेचर शार्ट फर्नेस से लेके होल्डिंग फर्नेस तक कितना डाउन होता है। इन सिमिलर कंडीशन मेरा समर में क्या कंडीशन रहती है, तो उसको कंसीडर करते हुए आपने रीजन डिफाइन करनी है टैपिंग की। डिफेक्ट सिमिलर आएगा, अगर आपका मेटल टेम्परेचर लो होगा मशीन वेट करेगी कास्टिंग के लिए, और वेट करेगी तो डाई ठंडी होगी, अगर डाई ठंडी होगी तो आपका वार्म अप शॉट काफ़ी जनरेट होंगे। या फिर अगर मशीन पोकायोके नहीं है, लगातार चल रही है, तो फिर आपकी कास्टिंग के अंदर कोल्ड शट आएगा या नॉन फिल की प्रॉब्लम आएगी। कंट्रोल करने के लिए आपने स्टडी करके रखनी है और टेम्परेचर की रेंज सेट करनी है कि टैपिंग आप विंटर में कितने पे करोगे आप और समर में कितने पे करोगे। इसके लिए अगर प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा कि मैंने बताया वो डिस्प्ले रहना चाहिए आपका, शार्ट फर्नेस पे भी रहना चाहिए आपका, होल्डिंग फर्नेस पे भी रहना चाहिए। टेम्परेचर गन आपने कैलिब्रेटेड यूज़ करनी है और पीरियोडिक प्रोसेस ऑडिट आपकी शॉप इंचार्ज या शॉप हेड के द्वारा होना चाहिए, जिससे कि कहीं भी सिस्टम में अगर कोई भी लैप्सेस है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके दूर किया जा सकते। और जो भी क्वालिटी प्लान आपने बनाया है उसको फॉलो आपने करना है। ये सब एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट आता है कि आपने सेटिंग ही टेम्परेचर गेज की या टेम्परेचर कंट्रोलर की गलत कर रखी हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट है आपको 680 की, आपने सेटिंग 650 कर दी हो गलती से, या आपने 680 की बजाय 600 करती हो, किसी भी कारण से गलती हो गई हो, तो इसमें भी अगेन वही आपकी नॉन फिल बनेगी कास्टिंग में या कोल्ड सेट बनेगा। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए बेटर ये रहता है रिकमेंड के बहुत सारी शॉप के अंदर ही जहाँ पे भी जो मेटल का टेम्परेचर डिस्प्ले होता है या टेम्परेचर कंट्रोल लगे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर की रेंज का एक स्टिकर लगा देते हैं कि टेम्परेचर बिटवीन दिस टू दिस। तो जब भी ऑडिट करेगा कोई भी आदमी या आपका कोई भी ऑपरेटर वहाँ चेक करेगा, कोई भी इंजीनियर चेक करेगा, अगर उसको दिख जाता है तो इमीडिएट उसको सही कर सकता है। और इसका एक अन्य मेथड है कि आपने आवरली या शिफ्ट बेसिस पे आपने चेक शीट को मेंटेन करना है। कुछ लोग आवरली भी करते हैं, रिकमेंडेड यही है कि आवरली कर सकें तो बेटर है, अन्यथा एक्चुअली हर शिफ्ट में जो है चेक आपको करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट आता है बिग डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर कंट्रोलर एंड मेटल टेम्परेचर। रीज़न यही होता है जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉसिबल के नीचे आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोकपल रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है थर्मोकपल के साथ, या शॉर्ट लेंथ का लगा दिया है गलती से किसी ने मेंटेनेंस के दौरान या चेंज करने में, तो उस केस में क्या होगा आपका थर्मोकपल मेटल टेम्परेचर को लेस शो करेगा और वो टेम्परेचर हाई हो सकता है, या अगर ज़्यादा पास लगा हुआ है तो उस केस में वो टेम्परेचर को ज़्यादा शो करेगा और एक्चुअल में मेटल टेम्परेचर लो होगा। या दूसरा केस आता है आपका फॉल्टी हीटर। अगर आपका जो सराउंडिंग में जितने भी हीटर लगे हुए हैं क्रूसिबल के, अगर उसमें कोई टॉप का हीटर बर्न हो जाता है, आपका काम नहीं करता, फॉल्टी हो जाता है, तो जो हम थर्मोकपल क्रूसिबल के नीचे लगा के टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जो उसमें तो टेम्परेचर कंट्रोलर में सही दिखेगा वो, लेकिन एक्चुअल में मेटल टेम्परेचर क्या होगा वो लो होगा फर्नेस के अंदर। तो इसके लिए जो चेक मेथड है इसको आपने एवरी शिफ्ट या पर डे के हिसाब से आपने सारी जितनी भी होल्डिंग फर्नेस है उनका एक एम्पियर मीटर से एम्पियर चेक करते रहना है, एक चेक शीट मेंटेन करनी है कि हर फर्नेस के अंदर जितना भी उसका लोड है किलोवाट के हिसाब से इतना एम्पियर लेना चाहिए। वो एम्पियर जो स्पेक्स आपने डिफाइन किया अगर उससे चेंज होता है, कम या ज़्यादा होता है, या शॉर्ट होने की संभावना, या कोई हीटर उसका ब्रेक हो गया है, तो अगर डिफरेंस आता है तो इमीडिएटली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे और टाइमली उसको रिपेयर कर सकोगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कंट्रोलर भी आपका डिफेक्टिव हो सकता है, एक्चुअल में जो आपने सेट किया टेम्परेचर और वो शो कर रहा है वो उसमें भी डिफरेंस हो,
तो उसको आपने कैलिब्रेटेड यूज़ करना है। अल्टरनेटिव मेथड से जो है आपने मेटल का टेम्परेचर चेक करते रहना है एवरी शिफ्ट एट लीस्ट। नेक्स्ट एबनॉर्मल कंडीशन है हमारी कि मेटल टेम्परेचर का हाई होना, यानी कि हमने जो हाई लिमिट दी है 680 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अधिक मेटल का टेम्परेचर हमारा होल्डिंग फर्नेस के अंदर चला जाता है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, कास्टिंग के अंदर ब्लो होल भी आएंगे, पोरोसिटी बनेगी, कास्टिंग क्रैक भी हो सकती है और श्रिंकेज पोरोसिटी तो बनेगी ही बनेगी। अब इसका जो हाई टेम्परेचर होने का हमारा रीज़न क्या है या कॉज क्या है, तो अगेन जैसे कि ऊपर हमने बताया कि टैपिंग टेम्परेचर हमारा कम होगा तो होल्डिंग फर्नेस का टेम्परेचर डाउन होगा। अब हाई के केस में हमारा क्या है कि जहाँ भी हम मेटल टैप कर रहे हैं सेंट्रलाइज फर्नेस से, उसका जो मेटल टेम्परेचर है वो हमारा हायर देन स्पेक्स है, यानी 720 डिग्री प्लस माइनस 10 डिग्री अगर हमने सेट किया हुआ है वो टेम्परेचर, और वो हमारा टैपिंग टेम्परेचर वहीं से हमने काफ़ी हाई टेम्परेचर का मेटल पोर कर लिया और उसको ला के हमने जब होल्डिंग फर्नेस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, उसका भी मेटल टेम्परेचर राइज कर जाएगा और आपके कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल कैसे करना है हमें, तो वही चेक मेथड सेम रहेगा हमारा। मेटल का टेम्परेचर एवरी लेवल का हमें वहाँ चेक करना है, उसको रजिस्टर में मेंटेन करना है। उसके लिए आपका ऑनलाइन टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है दी बेस्ट है। टेम्परेचर गन हमारी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कंट्रोलर जो फॉल्टी हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया फॉल्टी होने पे दोनों ही प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो वो टेम्परेचर लो दिखा सकता है या टेम्परेचर हाई दिखा सकता है। अगर लो दिखा रहा है टेम्परेचर तो एक्चुअल में मेटल टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा फर्नेस के अंदर, और उसकी वजह से वही आपकी ब्लो होल पोरोसिटी आएगी कंपोनेंट के अंदर, क्रैक भी आएंगे कास्टिंग में एंड श्रिंकेज पोरोसिटी बनेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोलर यूज़ करना है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने जो उसको कैलिब्रेट करना है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपने अल्टरनेटिव मेथड से ज़रूर हर साफ्ट हर होल्डिंग फर्नेस का मेटल टेम्परेचर आपने चेक करते रहना है। उसकी एक चेक शीट होनी चाहिए आपकी, वो आवरली भी कर सकते हो आप और शिफ्ट बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस बताता है या स्टडी आपकी बताती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कंट्रोलर प्रोब फ्रॉम फार फ्रॉम हीटर। जो टेम्परेचर कंट्रोलर की प्रोब है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, अगर वो क्रूसिबल के साथ शॉर्ट लेंथ की लगी हुई है या बिल्कुल नज़दीक लगी हुई है तो उसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। तो इसके लिए अगेन वही कंट्रोल करने का मेथड है कि आपकी चेक शीट होनी चाहिए जिसके अंदर आपने अल्टरनेटिव मेथड से होल्डिंग फर्नेस का टेम्परेचर चेक करके रहना है। और जो क्रूसिबल आप यूज़ कर रहे हैं वो पैरो पॉकेट वाली यूज़ करो, और बेटर है कि उसमें हम मोल्डर मेटल का टेम्परेचर हम डायरेक्टली ही मेथड से चेक करें, इट इज़ रिकमेंडेड। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, किसी भी मोल्डर मेटल के अंदर हमारा कोई स्लग या ड्रॉस नहीं रहना चाहिए। एबनॉर्मल कंडीशन है कि स्लज या ड्रॉस हमारी मेटल के अंदर प्रेजेंस है। इसका पॉसिबल कॉज है, इसमें अगर पुअर स्किमिंग हम शॉर्ट फर्नेस के ऊपर करते हैं यानी कि सेंट्रलाइज फर्नेस के ऊपर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा ड्रॉस प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होता या टाइमिंग हम कम रखते हैं तो भी हमारा स्लज जो है पूरा रिमूव नहीं हो पाता, और वो हमारा मेटल के अंदर मिक्स होकर होल्डिंग फर्नेस में जाता है जहाँ से कंपोनेंट की कास्टिंग होती है, और वो एज ए हार्ड पार्टिकल हमारा कंपोनेंट के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा मशीनिंग में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ टूल ब्रेकेज की समस्या आएगी। उसके बाद जो उसका पैरामीटर मेंटेन नहीं होंगे, जैसे फ्लैटनेस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, और अगर लीक टेस्टिंग वाला कंपोनेंट है तो वो लीकेज भी वहाँ से आ सकता है। अगर यहाँ से पास हो गया आपके पास से तो ओईएम के पास जाके भी लीक हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं पहले भी डिटेल में आपको बता सका हूँ, अगेन फिर बता रहा हूँ, जैसे केमोल टेस्ट हमने करना है एवरी हीट के लिए, और स्लज फैक्टर हमें निकाल के रखना है। इसका प्रिवेंटिव एक्शन है, पीरियोडिक प्रोसेस ऑडिट होना चाहिए हमारी शॉप की, ऑडिट जो है वो हेड के द्वारा हो, और क्वालिटी प्लान हमें एज पर शेड्यूल फॉलो करना है। इसके बाद आता है नो फॉरेन पार्टिकल इन मेटल, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो उसकी प्रेजेंस में किसी भी मेटल के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसका पॉसिबल कॉज क्या है, पॉसिबल कॉज है पुअर कंडीशन ऑफ क्रूसिबल, यानी कि क्रूसिबल हमारी डैमेज है, जगह जगह से टूटी हुई है, टाइमली हम चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रूसिबल का जो सिलिकॉन मटेरियल है या हार्ड मटेरियल है वो मेटल के अंदर गिर जाता है, और वो फिर हमारा कास्टिंग होके कंपोनेंट के अंदर आ जाता है, जो एज ए हार्ड पार्टिकल हमारा एक्ट करता है, और मशीनिंग में टूल ब्रेकेज का जैसा भी बताया वो टूल ब्रेकेज का भी काम करता है,
अगर लीकेज वाले कंपोनेंट है तो उसमें लीकेज भी बढ़ेगी। तो इसका जो कंट्रोल मेथड है वो फिजिकली कोई भी हमारी ट्रांसफर लैडल हो या हमारी क्रूसिबल हो वो फिजिकली डैमेज नहीं होनी चाहिए, और एज पर शेड्यूल इनको हमें चेंज करते रहना है एज ए प्रिवेंटिव एक्शन। और इसका जो चेंज का टाइम रहेगा वो जो भी मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है उसके बेस पे भी रख सकते हैं, या आप अपनी स्टडी के बेस पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्लेज रिमूविंग टूल हिट या डैमेज हमारा क्रूसिबल को कर सकता है। दोस्तों जब हमारी होल्डिंग फर्नेस के अंदर हम स्लेज को वहाँ पे भी हटाते हैं पूरिंग के बाद, और हमारी स्लेज रिमूविंग टूल जो है हमारा अगर उसकी शार्प कॉर्नर है या वो वेट उसका बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटर उसको सही ऑपरेट नहीं कर पाया, तो कई बार वो क्रूसिबल को हिट कर देता है होल्डिंग फर्नेस की, जिसकी वजह से वो डैमेज होकर उसका जो भी क्रूसिबल का मटेरियल है मोल्डर मटेरियल के अंदर आता है वो एज ए कास्ट जो है उसमें कंपोनेंट के अंदर मिक्स हो जाता है। तो अगेन वही हार्ड पार्टिकल का इशू आता है हमारे मशीनिंग के लिए, लीकेज भी बढ़ती है। तो इसके लिए हमें जो भी टूल डिज़ाइन करना है स्लेज हटाने के लिए उसके अंदर शार्प एज नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और ना वो हैवी वेट होना चाहिए जिसको ऑपरेटर आसानी से चला सके। फिजिकली वेरिफिकेशन करना है हमें एज पर शेड्यूल, इसकी चेक शीट भी रहनी चाहिए हमारी। इसके बाद आता है नो डीप क्लीनिंग ऑफ क्रूसिबल। तो दोस्तों क्रूसिबल की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे पीरियोडिक, तो क्या होगा उसके अंदर धीरे धीरे हार्ड पार्टिकल इकट्ठे होते रहेंगे, और वो फिर जब भी आप मेटल पोर करोगे वो मेटल पोरिंग के साथ साथ आपकी सरफेस के ऊपर आएंगे और वो कास्ट होकर आपके कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड मेथड है वो यही है कि इसका जो चेक शीट होनी चाहिए आपकी, किसी भी क्रूसिबल को क्लीन कब करना है इसका क्लीनिंग का प्लान रहना चाहिए, जैसे वीकली रिकमेंडेड किया जा सकता है। 15 डेज कर सकते हो बट 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कंप्लीट इसके जो भी होल्डिंग फर्नेस का मटेरियल है निकाल के उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना रहे। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट आती है होल्डिंग फर्नेस के ऊपर डीगैशिंग। डीगैशिंग नॉर्मली दोस्तों हम सेंट्रलाइज फर्नेस के अंदर करते हैं, होल्डिंग फर्नेस के अंदर भी हमें करनी पड़ती है। उस केस में जब हमारा मशीन लगभग 2 घंटे या उससे अधिक के लिए मेंटेनेंस में चली जाती है या किसी भी कारण से हमारी मशीन नहीं चलती है, और जो भी मोल्डन मेटल उसके होल्डिंग फर्नेस के अंदर रखा हुआ है वो हम यूज़ नहीं करते हैं 2 घंटे से ज़्यादा के लिए, तो उसके अंदर क्या है अगेन गैसें इंट्रैप्ट होने लगती हैं और उसके लिए हमें डीगैसिंग करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपने, अगर 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा मेटल होल्डिंग फर्नेस से हमने नहीं निकाला है तो उसके अंदर डीगैस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर गैस इंट्रैप्ट हो जाएंगी। तो इसकी अबनॉर्मल कंडीशन क्या होगी डीगैसिंग में, अगेन वही है गैस इंट्रैप्ट रहेंगी मेटल के अंदर, डीगैस का टाइम लेस हो सकता है, या टेबलेट मेथड से हम डीगैस कर सकते हैं, N2 का प्रेशर भी लेस हो सकता है N2 गैस से ना कर रहे हो तो। अगर N2 गैस से कर रहे हैं तो N2 गैस का जो प्रेशर है 1.5 से 2.5 kg/cm² रहना चाहिए, उसे हमें मेंटेन करके चलना है। अब इसकी जो पॉसिबल कॉज रहेंगे मैंने जैसे कि बताया आपको, अगर मेटल होल्ड हुआ है होल्डिंग फर्नेस के अंदर मोर देन 2 आवर तो आपको गैसिंग डीगैस करनी ही पड़ेगी। टैबलेट की जगह रिकमेंडेड नहीं है टैबलेट, इसमें आप N2 गैस ही यूज़ करें, और डीगैस का जो टाइम है वो 10 मिनट या उससे अधिक होना चाहिए जिससे प्रॉपर्ली डीगैस हो सके। और डिफेक्टिव प्रेशर गेज अगर आपका है तब भी आपको प्रॉपर डीगैस नहीं होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड प्रेशर है आपका N2 गेज का वो नहीं मिलेगा। इसके इफेक्ट क्या आएंगे, इफेक्ट डीगैसिंग नहीं होगी प्रॉपरली तो उसका हाई पोरोसिटी रहेगी, उसमें ब्लो होल भी आ सकते हैं कास्टिंग के अंदर। और इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपकी होल्डिंग फर्नेस के अंदर मेटल होल्ड हो रहा है 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा के लिए तो उसकी डेंसिटी हमें निकालनी चाहिए, जिसकी वैल्यू हमारी 2.67 से 2.70 के बिटवीन रहनी चाहिए। इसका एज ए प्रिवेंटिव एक्शन हमारा है होल्डिंग फर्नेस हमारे कवर्ड करके रखनी है अगर लॉन्ग टाइम के लिए मेटल होल्ड हो रहा है। N2 गैस का स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए हमारा, क्योंकि इसके लिए हम अलग से एक N2 गैस का सिलेंडर यूज़ करते हैं और उसका इक्विपमेंट सेपरेट रहता है किसी भी होल्डिंग फर्नेस के अंदर करने के लिए, वो हमें सारा एज ए स्पेयर मेंटेन करना पड़ेगा। टाइम हमें टाइमर के साथ जो मेंटेन करनी है एक लॉग बुक, उसके अंदर हमें सारा चीज़ नोट करके रहनी चाहिए कि हमारा कितनी देर फर्नेस होल्ड हुई और हमने डीगैस में क्या क्या किया। और पीरियोडिक कैलिब्रेशन गेज का होना चाहिए अगर गेज डिफेक्टिव होने की संभावना है। और ये सारी चीज़ें हमें एज़ पर फ्रीक्वेंसी या एज़ पर शेड्यूल हमें इसको फॉलो करना है।
तो दोस्तों आज की प्रोसेस ये कंप्लीट हुई। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, डाई कास्टिंग प्रोसेस। डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, कैसे कॉज आइडेंटिफिकेशन करें, उन कॉज के ऊपर हम क्या एक्शन लें, क्या चेक मेथड रखें, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लें, इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उनको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब नई प्रोसेस और नई प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।